वंदे गुजरात। नमस्कार, जय हिंद। सीमा सुरक्षा बल की सभी सीमा चौकियों, मुख्यालयों, नक्सली क्षेत्र से देख रहे सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, वीर जवानों तथा अन्य दर्शकों को मैं उप निरीक्षक ऑपरेटर भगवान शर्मा, सीमांत मुख्यालय गांधीनगर गुजरात से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का विषय चर्चा में, जिसका विषय है रिटायरमेंट फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एनपीएस, वॉलंटियर रिटायरमेंट, सुपरन्यूएशन एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ एनपीएस। तो इस चर्चा के साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री पाटिल सुधाकर साहब, क्षेत्रीय मुख्यालय गांधीनगर गुजरात। और साथ ही साथ मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा, इस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी संशय या डाउट हो तो स्क्रीन पर दिए हुए टोल फ्री नंबर पर रिंग करके इसका संशय डाउट साहब से दूर कर सकते हैं। तो मैं साहब से अभी आग्रह करूंगा कि इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबको नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल पाटिल सुधाकर, वर्तमान में सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ गांधीनगर में तैनात हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है रिटायरमेंट फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एनपीएस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनपीएस। इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसका ब्रीफ बताऊंगा, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। ये एनपीएस सिस्टम जो है भारत सरकार ने 1/1/2004 से आरंभ की थी। 1/1/2004 से आरंभ करते हुए जो एग्जिस्टिंग पेंशन सिस्टम थी हमारी, इसको चेंज करते हुए ये सिस्टम को लागू किया गया है। केंद्रीय कर्मचारी जो भी 1/1/2004 के बाद भर्ती होते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो उनको जो है ये सिस्टम जो है अनिवार्य की गई है। इसमें सबसे पहले ये सिस्टम जो है इनका जो कार्मिक भर्ती होगा, इनका जो है 10% प्लस डीए, बेसिक पे का 10% प्लस डीए कार्मिक के तरफ से सैलरी से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें सरकार के तरफ से 14% कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ये कंट्रीब्यूट किया हुआ अमाउंट जो है, इसको प्रत्येक माह जो है एक डीडीओ जो है इसका डिटेल्स बना के पीओ को भेजता है। बाकी जो ये पहले जो ये अमाउंट था, जैसे ये इंट्रोड्यूस हुई है सिस्टम, तो केंद्र सरकार भी जो है ये जितना कार्मिक का अमाउंट कंट्रीब्यूट होता था उतना ही देती थी। लेकिन अभी अमेंडमेंट होके गवर्नमेंट जो है अभी पर मंथ जो है 14% इनके अकाउंट में जमा कर रही है। जो कार्मिक का कंट्रीब्यूशन किया गया है, वो कंट्रीब्यूशन जो है और जो रिटर्न्स जो प्राप्त होती है उसके ऊपर जो उसमें मार्केट में लगाया हुआ पैसे से जो रिटर्न प्राप्त होती है, इनके कार्मिक के टायर 1 अकाउंट में जमा होती है। ये टायर 1 अकाउंट है जो नॉन विड्रॉएबल है, जो कि इससे हम विड्रॉ नहीं कर सकते। और पुराने पेंशन जैसे इसमें लाभांश और जीपीएफ जैसे विड्रॉल की सुविधा नहीं है। इसके साथ साथ ही इसमें एक ऑप्शन है टायर 2 का। इसमें जो है कार्मिक टायर 2 अपनी इच्छा से ऑप्शन लेके टायर 2 में कंट्रीब्यूट कर सकता है अमाउंट, और ये अमाउंट जो है विड्रॉएबल है। कार्मिक को जब भी ज़रूरत पड़ती है इसमें से विड्रॉ कर सकता है। ये जो ऐसे हम जीपीएफ की अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में जैसा हमारा जीपीएफ है, जीपीएफ के तरह ये टायर 2 से हम जो है विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है ये लाभकारी पद्धति है, और इसमें जो है कार्मिक की इच्छा पर है। जैसे अभी सरकार ने निर्धारित किया है 10% प्लस डीए, तो कार्मिक अपनी इच्छा अनुसार इसमें ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसमें अभी भारत सरकार ने जो है
CCS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल 2021 लागू किया है। ये रूल जो है केंद्रीय कर्मचारी जो नए भर्ती होंगे इनके लिए लागू होगा, और इसमें से कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ कर्मचारी है, इनको ये रूल जो है उनको लागू नहीं है। उसमें सबसे पहले है रेलवे सर्वेंट, कैजुअल ऑब्लिक डेली एम्प्लॉयमेंट, कंटीजेंसी पे जो पेड होते हैं एम्प्लॉयमेंट उनको, ऑल इंडिया सर्विस के कार्मिक, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लिए गए कार्मिकों को, और जो कार्मिक CCS पेंशन 1972 के तहत आते हैं उनको ये जो रूल लागू नहीं होगा। बाकी इसमें सबसे पहले जो भी कार्मिक NPS के तहत भर्ती होता है केंद्रीय सरकार की नौकरी में, तो ज्वाइन करते ही उसको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन NPS में कराना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो फॉर्म जो है ऑप्शन फॉर्म P/10 इसको पूरी तरह से भर के देना पड़ेगा हेड ऑफ ऑफिस को। हेड ऑफ ऑफिस उसको रिकॉर्ड के अनुसार अच्छी तरह चेक करके पूर्ण रूप से इसको भरेगा और DDO को प्रस्तुत करेगा। DDO अपना पुनः चेकिंग करके इस फॉर्म को PAO को भेजेगा, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को भेजेगा अच्छी तरह चेक करके। फिर पे एंड अकाउंट्स ऑफिस जो है इसको आगे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भेजेगा। ये एजेंसी का काम रहेगा, इसको ऑनलाइन इस फॉर्म को अपलोड करेगी एजेंसी, और प्रान नंबर अकाउंट नंबर जारी करेगी, जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, ये कार्मिक को जारी करेगी, उसकी इंफॉर्मेशन कार्मिक को देगी, डिपार्टमेंट को देगी, और जो ये प्राण किट है सभी कार्मिकों को अपने उसमें सबमिट करेगी, देगी, प्रस्तुत करेगी, भेजेगी मतलब। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन में जो है ये कार्मिक के तरफ से 10% सैलरी का 10% पर मंथ प्लस DA, उसके साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से 14% कार्मिक के अकाउंट में जमा किया जाएगा। DDO जो है, जो सैलरी से हर एक महीने जमा किया हुआ पैसा जो है बिल बनाकर और पूरा डिटेल लिखकर PAO को भेजेगा, पे एंड अकाउंट डिवीजन को। यदि कार्मिक चाहे तो इसमें 10% से ज़्यादा का वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है। PAO क्या करेगा, इसको सब्सक्रिप्शन को अपलोड करेगा और कंट्रीब्यूशन फाइल बना के ID जनरेट करेगा, और इस अमाउंट को ट्रस्टी बैंक थ्रू एक्रेडिटेड बैंक को रेमिट करेगा। इसमें यदि कर्मचारी कंट्रीब्यूट नहीं करता है किसी कारणवश उस महीने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस महीने में उस कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। सस्पेंशन के दौरान यदि कोई कार्मिक सस्पेंड होता है और वो कहता है कि मेरा मंथली कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, तो इस कंडीशन में भी गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा उस महीने से। इसमें ये नियम लागू जो अभी ये रूल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये रूल आते ही जो ये NPS के तहत जितने भी कार्मिक भर्ती हुए हैं उनको सबसे पहले 3 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले दिया गया है कि अंडर NPS सिस्टम में जो रेगुलेशन 2015 के तहत फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। दूसरा है अंडर CCS पेंशन रूल्स 1972 के तहत, और अंडर द CCS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के तहत ऑप्शन प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को जैसे इंडिविजुअल ऑप्शन दे देता है, इस ऑप्शन को जो है हेड ऑफ ऑफिस DDO थ्रू PAO को भेजेगा, और PA फर्दर इसको CRA को भेजेगा। इसको CRO को जो है इसको ये जो है CRA उसको ऑनलाइन इसकी एंट्री करेगा और अपने रिकॉर्ड में रखेगा। यदि कार्मिक को इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी पर भेजा जाता है तो कार्मिक जो है फ्रेश ऑप्शन देने के लिए कार्मिक को एक अवसर दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश वो ऑप्शन नहीं दे पाता है तो पुराना ऑप्शन उसका ऑपरेट रहेगा। डेथ की स्थिति में जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है वो जो है ऑपरेटिव माना जाएगा।
और परिवार के सदस्य को इसमें कोई ऑप्शन में रिवीजन का कोई राइट नहीं होगा। यदि कार्मिक 15 वर्ष सेवा से पहले या इस नियम के 3 साल के अंदर अंदर की कार्मिक की यदि मृत्यु होती है तो कार्मिक सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत या सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन 1939 के तहत पारिवारिक पेंशन उसको मिलेगी एज डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तौर पर। यदि कार्मिक 15 वर्ष से सेवा से पहले या इस नियम के 3 साल के अंदर अंदर कार्मिक इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी पेंशन जाता है तो इसको जो है सीसीएस पेंशन रूल 1972 और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के तहत इनवैलिडी पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन स्वीकृत की जाएगी एज अ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में। सभी बाकी केसेस के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशंस 2015 जो ये एनपीएस का रेगुलेशंस है इसके तहत इनको बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे अभी कोई कार्मिक ये भर्ती हुआ है और सुपरएन्युएशन रिटायरमेंट 60 साल कंप्लीट होने के बाद जाता है तो उसको किस प्रकार से ये इसमें रेगुलेटरी एक्ट में क्या इसका कैसे क्या लाभांश है वो मैं बताऊंगा। सेवा पूर्ण होने पर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिस्ट एंड विड्रॉल अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशन 2015 के अनुसार निम्न प्रकार से लाभांश मिलेंगे। जैसे जितना पूरा पैसा आपका जमा हुआ है उसका 40% आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड पेंशन ये जो है पेंशन के रूप में आपको मिलेगा और जो बकाया है जितना बाकी है वो एक मुश्त लमसम में आपको पेड किया जाएगा। दूसरा वॉलंटियर रिटायरमेंट, जैसे 20 साल के बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट जो कार्मिक जाएंगे सेवा से एग्जिस्ट होंगे उनको जो है 80% पेंशन के तौर पे दिया जाएगा और बकाया जो अमाउंट रहेगा अकोमोडेशन से वो जो है उसको एक मुश्त लमसम पेमेंट में पेड किया जाएगा। रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस, अभी जो कार्मिक सर्विस से रेजिग्नेशन जाता है उनके लिए जो ये लमसम जो है इनको ये एनपीएस रेगुलेशन के 2015 के अनुसार जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट जो है उसको एज सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत मिलेगा, लेकिन इनका अकाउंट जो है ये बंद किया जाएगा, जो एनपीएस अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और ये जो एनपीएस अकाउंट में पैसा है वो गवर्नमेंट उसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जो रिमेनिंग अक्यूमुलेशन रहेगा वो जो है सब्सक्राइबर को लमसम में एक मुश्त इसमें पेड कर दिया जाएगा। जैसे कोई कार्मिक है बोर्डेड आउट होता है, उसको बोर्डेड आउट के कंडीशन में उसको सीसीएस यूपी रूल्स 1939 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाएगा। अपंगता यदि सेवा के दौरान होती है तो कार्मिक उक्त नियम के लाभांश को प्राप्त कर सकता है। कार्मिक जो है उसके बाद डिसेबिलिटी पर जो उसको डिसेबिलिटी पेंशन या इनवैलिडेशन पेंशन उसको भेजा जाएगा और इनका जो करंट एनपीएस अकाउंट है उसको बंद करके मतलब बंद करके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अमाउंट जो है गवर्नमेंट अकाउंट्स में अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। उसका जो बचा हुआ अक्यूमुलेशन है पेंशन का वो उसको एक मुश्त में पेमेंट कर दिया जाएगा। यदि कार्मिक एनपीएस के तहत लाभांश लेना चाहता है तो उसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिस्ट एंड विड्रॉल अंडर एनपीएस रेगुलेशन 2015 के तहत लाभांश मिलेंगे। जैसे कंपलसरी रिटायरमेंट है, डिसमिसल है और रिमूवल है, इन केसेस में यदि कोई कार्मिक बर्खास्त होता है उनको एनपीएस रेगुलेशन के तहत लाभांश मिलेंगे और इस नियम में ग्रेजुएटी या अन्य निवृत्त लाभांश को कवर नहीं किया गया है। फैमिली पेंशन, जैसे अभी सेवा के दौरान किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें जो है फैमिली पेंशन का मतलब प्रावधान रखा गया है। सबसे पहले जब ये नियम बनाया गया था इसमें जब
नियम बनाया गया था तो इसमें किसी भी प्रकार का पेंशन का प्रावधान नहीं था, और बाकी रिटायरमेंट जो पेंशन्स के लाभांश है उसका प्रावधान नहीं था। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी ने हार्डकोर कमेटी के निर्णय के ऊपर इनको ये चीज़ एक्सटेंड की है कि प्रोविजनल बेसिस पे, जैसे किसी कार्मिक की डेथ होती है तो इनको जो है डेथ यदि सरकारी उसमें होती है तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल में कवर करके इनको पेंशन का लाभांश दिया जाएगा। और यदि उनको सरकारी ड्यूटी पे उनकी डेथ नॉट अट्रिब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी होती है तो उनको जो है CCS पेंशन रूल 1972 के तहत फैमिली पेंशन दी जाएगी। इसमें इसी प्रकार से जैसे इनवैलिडेशन होता है तो इनवैलिडेशन जो है नॉट अट्रिब्यूटेबल यदि है तो उनका जो है पेंशन केस CCS पेंशन रूल 1972 के तहत इसको कवर किया जाएगा। और जैसे और रिटायरमेंट ग्रेजुएटी उनको CCS पेंशन रूल 1972 के तहत दिया जाएगा। और जैसे डेथ इन सर्विस होता है लेकिन नॉट अट्रिब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी होता है तो इन केसेस में इनको फैमिली पेंशन जो है रूल 54 CCS पेंशन रूल 1972 के तहत मिलेगा। और डेथ ग्रेजुएटी जो है रूल 50 के तहत CCS पेंशन रूल 1972 के तहत मिलेगा। जैसे डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ड्यू टू डिजीज ऑब्लिक इंजरी एट्रिब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी, जैसे गवर्नमेंट ड्यूटी में इंजरी होती है, कार्मिक को अपंगता आती है तो उनको जो है CCS पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल में कवर किया जाएगा। और जो लाभांश है शर्त के अनुसार, इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि कैजुअल कनेक्शन जो है ड्यूटी के साथ स्थापित होना चाहिए, इस प्रकार से शर्तें हैं। वो शर्त यदि ये पूर्ण करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के रूल्स 1939 के तहत जो लाभांश है वो दिए जाएंगे। इसी प्रकार से रिटायरमेंट ग्रेजुएटी भी इनको CCS पेंशन रूल के तहत दी जाएगी। यदि डेथ इनकी गवर्नमेंट सर्विस में होती है तो इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन CCS UEP रूल 1939 के तहत दिए जाएगी। और जैसे एक्टिव ड्यूटी में होता है तो इसके लिए जो है स्कीम फॉर लिबरलाइज्ड पेंशनरी अवार्ड मिलेगा। और डेथ ग्रेजुएटी जो है इनको CCS पेंशन रूल 1972 के तहत मिलेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑफ किन है लीगल हेयर है उसको डियरनेस पेंशन और डियरनेस रिलीफ जो है ऑन प्रोविजनल बेसिस पे दिया जाएगा। ये जो प्रोविजनल बेसिस का प्रावधान है इसको जो है जो NPS कार्मिक जो भी भर्ती हुए हैं अंत में इनका जो है जितना पैसा इनका इकट्ठा हुआ है उसमें से हार्डकोर कमेटी का निर्णय के बाद जो इसका जो नियम बनेगा उसके अनुसार इसको बाद में समायोजित किया जाएगा। जैसे अभी सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर बेनिफिट्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन सुपरएन्युएशन, जैसे सुपरएन्युएशन जैसे 60 साल के बाद ये कार्मिक सुपरएन्युएशन जाएंगे तो इनको जो है अलग अलग पेंशन के तहत मतलब इनको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। और ये सुपरएन्युएशन के लिए फॉर्म 6 महीने पहले कार्मिक को भरना पड़ेगा। और कार्मिक जो है ये विड्रॉल फॉर्म हेड ऑफ ऑफिस को सबमिट करेगा पूर्ण कागजात के साथ। और इसमें जो है NPS क्लेम ID जनरेट करनी पड़ेगी। ये नोडल ऑफिसर जो है सूचित करेगा PAO को और DDO को। यहाँ कार्मिक निवृत्ति दिनांक से 6 माह पहले ये कार्रवाई की जाएगी। कंप्लीशन एंड फॉरवर्डिंग ऑफ पेपर्स फॉर बेनिफिट्स NPS, इसमें जो है जो कागज़ भेजते वक्त जो है हेड ऑफ ऑफिस इसकी पूर्ण कार्रवाई करेगा और ये पेपर जो है PAO को थ्रू DDO PAO को भेजेगा। और ये जो पेंशन्स की जैसे वो है प्रकार है उस प्रकार से इसके अलग अलग फॉर्म है, जैसे फॉर्म A, 4A, फॉर्म 4B, फॉर्म 4C, 4D और 4E, ये 5 फॉर्म है। इसमें सुपरएन्युएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए फॉर्म
4A है। टेक्निकल रेजिग्नेशन और अब्सॉर्प्शन के लिए फॉर्म B है। रेजिग्नेशन और कंपलसरी रिटायरमेंट, डिसमिसल और रिमूवल के लिए फॉर्म C भरा जाएगा। रिटायरमेंट ऑन इनवैलिडेशन और डिसेबल्ड, इसके लिए फॉर्म 4D भरा जाएगा। और डेथ ड्यूरिंग सर्विस, सर्विस के दौरान यदि डेथ होती है तो उसके लिए फॉर्म 4E भरा जाएगा। वो भर के पेंशन प्राप्त के लिए ये फॉर्म कंप्लीट करके आगे हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा। इनका जो है फॉर्म, जैसे अभी ये फॉर्म भरने के बाद जो है विथिन 6 मंथ जो है हेड ऑफ ऑफिस ने आगे इंडिविजुअल ने देना है। हेड ऑफ ऑफिस आगे उनको सबमिट इसको पीओ को करेगा 4 महीने के अंदर पीओ को आगे हेड ऑफ ऑफिस पीओ को सबमिट करेगा थ्रू डीडीओ। और पीओ क्या करेगा, ये आगे विथिन 1 मंथ सीआरए को सबमिट करेगा। ये सीआरए इसको जो है पेंशन अकाउंट को लगातार यदि इसमें कोई कार्मिक पेंशन अकाउंट को लगातार रखना चाहता है तो उसका भी एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन अवेल कर सकता है। और इसका जो है लेकिन 70 साल तक ही होगा, उससे आगे कंटिन्यू नहीं होगा ये। अच्छा, इसमें और एक चीज़ बताई गई है कि इसका एनपीएस का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसमें एडवांटेज में सबसे पहले हम लेंगे कि जो आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है और सरकार उसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर रही है, और जो मार्केट में पैसा लगाया गया है और इनके ऊपर जितना वो अमाउंट मिल रहा है, तो ये पैसा जो लगा रहे हैं इसमें एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल्स है। ये जो है जहाँ मतलब ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा वहाँ ये पैसा आपका लग रहा है और मैक्सिमम आपको इसमें बेनिफिट्स मिल रहा है, ये एडवांटेज है। दूसरा, सुपरएन्युएशन रिटायरमेंट के बाद आपको जो एनपीएस रेगुलेशन 2015 के तहत जो लाभांश है वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा, इसमें डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है, जो आपका टायर 1 है जो नॉन विड्रॉएबल है। जैसे किसी कार्मिक को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये पैसा विड्रॉ नहीं हो सकता, मतलब परेशानी है वो, उसमें कुछ सेवा का अभी वो है कि सेवा कुछ कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब ये इनका ड्रॉबैक है कि समय पर हमें जैसे हमारा जमा पैसा की ज़रूरत के ऊपर समय पर नहीं मिलेगा। जीपीएफ जैसा मिल जाता है। हाँ, जैसे जीपीएफ का है, जीपीएफ का हम आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं, हमें टाइम पर मिल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी कठिनाई है। दूसरा, इसमें ड्रॉबैक यह है कि इनकम टैक्स हमारा डिडक्शन 10% होने के कारण इनकम टैक्स का रेंज जो है वहाँ तक हमारा पैसा पूरा नहीं पहुँच पाता है, और हम जो रिबेट है इनकम टैक्स का सरकार द्वारा निर्धारित, वो रिबेट का हम पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। बाकी डिटेल में चलेंगे अभी। ये आज का सब्जेक्ट है हमारा, रिटायरमेंट बेनिफिट टू द फोर्स पर्सनल एनरोल ऑन और आफ्टर 1/1/2004। आगे चलें। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेंशन सिस्टम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2004 to all new entrants to central government service, replacing the existing system of defined benefits pension system. The system would be mandatory for all new recruitments to the central government service from 1/1/2004. The monthly contribution would be 10% of the salary and DA to be paid by the employees, and the government shall make contribution of 14%. However, there will be no contribution from the government in respect of individuals who are not government employees. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है नहीं है वो उसको जो है सरकार कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो और इसमें द कंट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न वुड बी डिपॉजिटेड इन नॉन विड्रॉल पेंशन टायर 1 अकाउंट। ये जो है जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है और इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलती है ये आपका नॉन विड्रॉल पेंशन अकाउंट टायर 1 में जमा होगा। द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन एंड जीपीएफ वुड नॉट बी अवेलेबल टू द न्यू रिक्रूट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में जो नए रिक्रूट्स भर्ती हो रहे हैं या नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको जैसे अभी फ़िलहाल जो हमारी पेंशन सिस्टम है और जीपीएफ विड्रॉ की सिस्टम है, ये सिस्टम इसमें एनपीएस में अवेलेबल नहीं है।
इन एडिशन टू द अबव पेंशन अकाउंट, इसके अलावा ईच इंडिविजुअल में ऑल्सो हैव अ वॉलंटरी टाइड टू विड्रॉल अकाउंट एट इज ऑप्शन। ये जो है इसके उक्त के अलावा जो है टायर टू वॉलंटियर विड्रॉएबल अकाउंट का प्रोविज़न है। ये अपने कार्मिक के विवेक पर है, वो यदि करना चाहता है तो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। द ऑप्शन इज गिवन एज जीपीएफ विल बी विड्रॉन फॉर न्यू रिक्रूट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। जैसे हम जीपीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे टायर 2 में जो हम अमाउंट जमा करते हैं उसको जीपीएफ के तहत मतलब जीपीए के तरह हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। गवर्नमेंट विल मेक नो कंट्रीब्यूशन इनटू दिस अकाउंट। इसमें इस अकाउंट में गवर्नमेंट जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। दिस असेस वुड बी मैनेज थ्रू एग्जैक्टली द अबव प्रोसीजर्स। ये उक्त प्रोसीजर के अनुसार इसको अमल में लाया जाएगा। The new pension system will work on defined contribution basis and will have two tiers 1 and 2। ये इसमें जो ये सिस्टम जो है टायर 1 and 2 के अनुसार इसको अमल में लाया जा रहा है। कंट्रीब्यूशन टू टायर 1 इज मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस ऑन और आफ्टर 1/1/2004। जैसे ये टायर 1 है, ये सभी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 1/1/4 से जो ज्वाइन करेंगे सर्विस को, इनके लिए अनिवार्य है। वेयर एज टायर 2 विल बी ऑप्शनल एंड एट द डिस्क्रेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। जैसे कि जबकि टायर 2 जो है ये कार्मिक के विवेक पर है, जो ऑप्शन देके इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इन टायर 1 गवर्नमेंट सर्वेंट विल हैव टू मेक ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 10% ऑफ हिज बेसिक पे प्लस DA which will be deducted from his salary bill every month by the PAO concerned. The government will make 14%। इसमें जो है टायर 1 में 10% प्लस DA कंट्रीब्यूट करेगा और ये पैसा PO अपना सैलरी से PO डिडक्ट कर लेगा, और इसमें जो है गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करेगा। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट वाज पास्ड ऑन 19 सितंबर 2013 एंड द सेम वाज नोटिफाइड ऑन 1 फरवरी 2014। ये जो रेगुलेशन था ये पास किया गया 19 सितंबर 2013 को और नोटिफाइड किया गया 1 फरवरी 2014 को। ये फंड जो है, ये फंड इज रेगुलेटिंग NPS सब्सक्राइब्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ये इनके लिए भी लागू होगा। पेंशन फंड मीन्स एन इंटरमीडिएटरी विच हैज़ बीन granted a certificate of registration by the authority as a pension fund for receiving contribution, accumulating them and making payments to the subscriber in the manner as may be specified by the authority। ये जो है इसको जो है जिस मैनर से इसका नियम जो बनाया गया है, पैसा इकट्ठा हुआ है, उसको उस प्रकार से इस नियम के तहत पेमेंट किया जाएगा। द PFM have been diligent in empanelling the brokers in monitoring securities transactions with brokers at avoiding undue concentration of business with any broker। ये जो पैसा जो है ये इनको ब्रोकर के साथ जो लगाया गया है और इसमें जो है ये ट्रांजैक्शन को हमारे एक्सपर्ट्स भी जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें पेंशन फंड मैनेजर्स, इसमें जो है 3 fund managers have been appointed to manage the funds of the government employees from 1/1/2008। 1/1/8 से जो है 3 मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया है जो निम्न प्रकार से है। SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, LIC पेंशन फंड लिमिटेड। ये 3 जो है मैनेजर्स इनको जो है अपॉइंट किए हैं जो इस फंड को मैनेज करेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। पेंशन फंड मैनेजर्स फॉर प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो है ये HDFC पेंशन मैनेजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, LIC पेंशन फंड लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड,
SBI Pension Fund Private Limited, UTI Retirement Solution Limited, Birla Sun Life Pension Management Limited, ये yet to commence business. Exit from National Pension System for government sector subscribers. Upon attaining the age of superannuation, 40% of accumulated pension wealth shall be mandatorily utilized for purchase of annuity, providing for monthly or any other periodical pension. जैसे 60 साल कंप्लीट होने के बाद सुपरएन्युएशन रिटायरमेंट जाएंगे तो टोटल पेंशन का हमारा 40% जो है इसको मंथली और अदर पीरियडिकल पेंशन में इसको मिलता रहेगा, और जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस ऑफ द अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ आफ्टर सच यूटिलाइजेशन शैल बी पेड टू द सब्सक्राइबर इन लमसम. ये ऊपर यूटिलाइजेशन के बाद जितना अमाउंट बचता है वो जो है सब्सक्राइबर को एक मुश्त में पेमेंट किया जाएगा. डिफॉल्ट एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट शैल प्रोवाइड फॉर एन्युटी फॉर लाइफ ऑफ द सब्सक्राइबर एंड his or her spouse if any, with provisions for return of purchase price of the annuity, and upon the demise of such subscriber, the annuity be reissued to the family members in the order specified hereunder as a premium rate prevalent at the time of purchase of such annuity, by utilizing the purchase price required to be returned under the annuity contract until all the family members in the orders specified below are covered. इसमें जो निम्न प्रकार से जैसे किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है कार्मिक की, तो फैमिलियों को, जैसे मदर फादर है डिपेंडेंट उनको, और जैसे बच्चे हैं उनको, और जैसे लीगल हेयर जैसे नोक है उनको बाद में ये जैसे हमारा ऑप्शन है या जो हमने नियम में इसको दिया हुआ है उसके अनुसार इनको पेमेंट किया जाएगा. लिविंग डिपेंडेंट मदर और ऑफ द डिसीज सब्सक्राइबर, लिविंग डिपेंडेंट फादर ऑफ द डिसीज सब्सक्राइबर, मतलब मदर एंड फादर इनको मिलेगा. आफ्टर द कवरेज ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर स्पेसिफाइड अबव, इसके बाद ऊपर वाले जो फैमिली मेंबर्स कवर हो जाते हैं उसके बाद जो है द परचेस प्राइस शैल बी रिटर्न टू द सर्विंग चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनको रिटर्न किया जाएगा. एंड द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अनुपस्थिति में द लीगल हेयर्स ऑफ द सब्सक्राइबर एज मे बी एप्लीकेबल, जैसे नोक है नेक्स्ट ऑफ किन है वो जो उसका लीगल हेयर है तो उनको ये प्राइस मुहैया किया जाएगा. द सब्सक्राइबर हु विशेस टू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट ऑप्शन मेंशन्ड अबव एंड विशेस टू चूज द annuity contract of his choice from the available annuity types or contracts with the annuity service providers shall be required to specifically opt for such an option. इसके लिए जो है हमारा जो कार्मिक है अपने इच्छा अनुसार इसको ऑप्शन देगा और स्पेसिफिकली ऑप्शन के अनुसार इसको जो फायदा है वो मिलेगा. Annuity / pension payable for life at a uniform rate. Annuity payable for the 5, 10, 15 or 20 years, certain and thereafter as long as the annuitant is alive. Annuity for life with return of purchase price on death of the annuitant. Annuity payable for life increasing at the simple rate of 3%. ये जो है 3% के हिसाब से annuity जितना किया हुआ है ये बढ़ता रहेगा. और डिफरमेंट ऑफ विड्रॉल ऑफ द लमसम अमाउंट, वेयर एज द सब्सक्राइबर डज नॉट डिजायर टू विड्रॉ द बैलेंस अमाउंट आफ्टर परचेस ऑफ मैंडेटरी इम्यूनिटी, सच सब्सक्राइबर शैल हैव द ऑप्शन टू डिफर द विड्रॉल ऑफ द लमसम अमाउंट until he or she attain the age of 70 years, provided the subscriber intimates his or her intention to do so in writing in the specified form at least 15 days before the attainment of the age of superannuation to the National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the
अथॉरिटी फॉर दिस पर्पज। इसमें जो है ये विड्रॉल का जो लमसम अमाउंट जो है ये आपने एज के कंप्लीट होने से 15 दिन पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद इनको ये जो है जो अमाउंट जमा है ये मिल जाएगा। वेयर द सब्सक्राइबर डिजायर्स टू डिफर द परचेस ऑफ एन्युटी, जैसे सब्सक्राइबर जो है इसको डिफर करता है एन्युटी को, ही और सी शैल हैव द ऑप्शन टू डू सो फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ द एज सुपरएनुएशन। मतलब सुपरएनुएशन के 3 साल, प्रोवाइडेड द सब्सक्राइबर इंटीमेट्स हिज और हर इंटेंशन टू डू सो इन राइटिंग, यदि राइटिंग में वो लिख के देता है, इन द स्पेसिफाइड फॉर्म एटलीस्ट 15 days बिफोर द अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ सुपरएनुएशन टू द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट और एन इंटरमीडिएटरी और एंटिटी ऑथराइज्ड बाय द अथॉरिटी फॉर दिस पर्पस। यदि ये जो है 15 दिन पहले लिख के दे देते हैं और इनको मैक्सिमम पीरियड का 3 साल के लिए होना चाहिए करके, तो ये इनको उस समय इस पर्पज के लिए लागू हो जाएगा। इट शैल बी ए कंडीशन precedent to opt for such deferment of annuity purchase that in case if the death of subscriber occurs before such due date of purchase of an annuity after the deferment, the annuity shall mandatorily be purchased by the spouse। ऐसे कंडीशन में जो है ये एन्युटी जो है स्पाउस को ये जो है कंपलसरी रहेगा परचेस करने के लिए। प्रोवाइडिंग फॉर annuity for life of the spouse with provision for return of purchase price of the annuity and upon the demise of such spouse be reissued to the family members। जैसे स्पाउस ने ले लिया, यदि इसकी कोई दुर्घटना में कोई बात हो जाती है तो जो रिमेनिंग जो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स है इनको जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। हेयर अंडर ये प्रीमियम रेट प्रिविलेंट एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ द एन्युटी, जब जिस समय ये एन्युटी परचेस किया है वो उतना अमाउंट उन फैमिली मेम्बरों को प्रोवाइड किया जाएगा। यूटिलाइजिंग द परचेस प्राइस रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न अंडर द कॉन्टैक्ट अंटिल ऑल द मेंबर्स गिवन बिलो आर कवर्ड, जब तक ये निम्नलिखित मेंबर्स है फैमिली के कवर नहीं होते हैं तब तक ये अमाउंट मतलब चलता रहेगा। लिविंग डिपेंडेंट मदर ऑफ द डिसीज्ड सब्सक्राइबर, लिविंग डिपेंडेंट फादर ऑफ द डिसीज्ड सब्सक्राइबर आफ्टर द कवरेज ऑफ ऑल सच मेंबर्स, ऊपर वाले मेंबर यदि कवर हो जाते हैं तो उसके बाद द परचेस प्राइस शैल बी रिटर्न टू द सर्विंग चिल्ड्रेन। उसके बाद जो है ये पैसा ये जो परचेस प्राइस है ये बच्चों को रिटर्न हो जाएगी ऑफ द सब्सक्राइबर एंड द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रेन की अनुपस्थिति में ये लीगल हेयर्स को उपलब्ध कराया जाएगा। वेयर द एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इन द परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर इज इक्वल टू और लेस देन ए सम ऑफ 2 lakh रुपीज, द सब्सक्राइबर शैल हैव द ऑप्शन टू विड्रॉ द इंटायर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ विदाउट परचेसिंग एन्युटी। ऐसे 2 साल से 2 लाख से यदि ये लेस देन 2 लाख रह जाता है तो सब्सक्राइबर जो ये ऑप्शन देके इसको विड्रॉ का अपना पेंशन से परचेसिंग एन्युटी को अवेल कर सकता है। एंड अपॉन सच एक्सरसाइज ऑफ दिस ऑप्शन द राइट ऑफ द सच सब्सक्राइबर टू रिसीव एनी पेंशन और अदर अमाउंट अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम और फ्रॉम द गवर्नमेंट शैल एक्सटिंग्विश where the subscriber who before attaining the age of superannuation prescribed by the service rules applicable to him or her, ये जो है सुपरएन्युएशन के एज के पहले यदि ये जाते हैं तो उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट्स और एग्जिस्ट देन एटलीस्ट 80% आउट ऑफ द accumulated pension wealth of the subscriber shall mandatorily be utilized for purchase of annuity and the balance of the accumulated pension wealth after such utilization shall be paid to the subscriber in lump sum। इसमें जो है जो सुपरएन्युएशन से पहले जाते हैं या 20 साल कंप्लीट करके वॉलंटरी रिटायरमेंट जाते हैं तो इनको जो है जो अपना पैसा जमा हुआ है उसका 80% जो है
यूटिलाइज्ड प्राइस को एन्युटी को इनको पेंशन के रूप में मिलेगा। और जो बैलेंस अमाउंट है, जो पेंशन का इकट्ठा किया, पेंशन से इकट्ठा हुआ जो बैलेंस अमाउंट है, वो आफ्टर यूटिलाइजेशन जो बच जाता है, ये जो है सब्सक्राइबर को इन लमसम में एक मुफ्त में पेमेंट किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट शैल प्रोवाइड फॉर एन्युटी फॉर लाइफ ऑफ द सब्सक्राइबर एंड हीज और हर स्पाउस with provision for return of purchase price of the annuity, and upon the demise of subscriber the annuity be reissued to the family members in the order specified hereunder at the premium rate prevalent at the time of purchase of the annuity, utilizing the purchase price required to be returned under the annuity contract until all the members given below are covered। जब तक निम्नलिखित जो मेंबर्स है कवर नहीं होते हैं तब तक इनको पेड होता जाएगा। जैसे लिविंग डिपेंडेंट मदर ऑफ द डिसीज्ड सब्सक्राइबर, लिविंग डिपेंडेंट फादर ऑफ द डिसीज्ड सब्सक्राइबर, ये जो है डिपेंडेंट मदर है या डिपेंडेंट फादर है, जब तक इसमें है उनको मिलेगा, बाद में नीचे का। हाँ, आफ्टर द कवरेज ऑफ ऑल सच मेंबर, जब जो आगे के वो मेंबर जब कवर हो जाते हैं इसमें, द परचेस प्राइस शैल बी रिटर्न टू द सर्विंग चिल्ड्रेन, ये प्राइस जो है रिटर्न हो जाएगी बच्चों को ऑफ द सब्सक्राइबर एंड द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की अनुपस्थिति में ये जो है अमाउंट जो है रिटर्न हो जाएगा लीगल एयर्स को, जो सब्सक्राइबर की के नोक है, नेक्स्ट ऑफ किन है, उनको ये रिटर्न हो जाएगा। इफ द अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ ऑफ द सब्सक्राइबर is more than 1 lakh rupees, but age of the subscriber is less than the minimum age required for purchasing any annuity from any of the empaneled annuity service provided as chosen by such subscriber shall continue to subscribe to the national pension system until he or she attain the age of eligibility of purchase of annuity। इसमें ऐसा है, यदि उनका एज नहीं हुआ है और सब्सक्राइबर मोर देन 1 लाख रुपीज़ इसमें हो गया है, लेकिन विड्रॉल के लिए इनका जो परचेसिंग के लिए इनका एज नहीं हुआ है, तो ये जो है एज एलिजिबिलिटी एज तक इसको जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। आगे, इफ द अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ ऑफ द सब्सक्राइबर इज इक्वल टू और लेस देन 1 लाख रुपीज़, सच सब्सक्राइबर शैल हैव द ऑप्शन to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity, and upon such exercise of this option the right of the subscriber to receive any pension or other amounts under the national pension system shall extinguish, and any such exercise of this option by the subscriber before the regulation are notified shall be deemed to have been made in accordance with these regulations। इसमें जो है ये एनपीएस रेगुलेशन 2015 के तहत इसको कवर किया जाएगा और अक्यूमुलेटेड पैसा उस हिसाब से, उस नियम से इनको मिलेगा। डेथ केसेस में वेयर द सब्सक्राइबर हु बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन डाइज देन एटलीस्ट 80% आउट ऑफ द अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी मैंडेटरीली यूटिलाइज्ड फॉर परचेस ऑफ एन्युटी एंड बैलेंस। हाँ, इसमें जो है जैसे डेथ हो जाती है और वो उसने यदि एनपीएस रेगुलेशन 2015 के तहत यदि ऑप्शन दिया होता है, तो इनको जो है 80% अमाउंट जो है एक्यूमुलेटेड का पेंशन के रूप में मिलता रहेगा, और बैलेंस अमाउंट जो है एंड बैलेंस पेंशन वेल्थ शैल बी पेड एज लमसम टू द नॉमिनी और नॉमिनीज और लीगल एयर्स एज द केस में बी सच सब्सक्राइबर। ये इसको बचा हुआ पैसा जो है इनका एक मुफ्त में इनको लीगल एयर, नॉमिनी या लीगल नॉमिनीज को पेमेंट किया जाएगा डेथ का। The immunity contract shall provide for immunity for life of the spouse of the subscriber, if any, with provisions for return of purchase price of the immunity, and upon the demise of such spouse be reissued to the family members of the order। मतलब जिसके नाम पे इन्होंने लीगल हेयर के नाम पे किया है आगे, तो इनके यदि मेंबर्स इसमें स्पाउस के भी मतलब कोई बात हो जाती है, तो आगे जो दूसरे फैमिली मेंबर हैं, ये जो स्पेसिफाइड किए हैं, इनको ये पैसा आगे मिलेगा।
After the coverage of all such members, the purchase price shall be returned to the surviving children of the subscriber and the absence of the children, the legal heirs of the subscriber as applicable. ये फिर बाद में जो बाकी के ऊपर के मेंबर जो कवर हो जाते हैं उसके बाद जो बाकी के मेंबर हैं जो लीगल हेयर्स हैं उनको ये बाकी का पैसा मिलेगा. If the accumulated pension wealth in the permanent retirement account of the subscriber at the time of his death is equal to or less than 2 lakh rupees, the nominee of legal heirs, as the case may be, shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without requiring of purchase indemnity. Upon such exercise of this option, the right of the family members to receive any pension or other amounts under the national pension. इसमें क्या है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया गया है इसमें बाद में जो है ये फैमिली मेंबर्स को इसका जो है लीगल हेयरों को इसको ये पैसा दिया जाएगा. A partial withdrawal of accumulated pension wealth of the subscriber not exceeding 25%. ये जो है पार्शियल विड्रॉल यदि कोई करना चाहता है तो 25% से ज़्यादा इसमें जो है विड्रॉ नहीं हो पाएगा ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सब्सक्राइबर एक्सक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर. मतलब सब्सक्राइबर का जो पैसा है और एम्प्लॉयर उसमें जो 14% डालता है उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें जो है यदि पार्ट विड्रॉल कोई कार्मिक करना चाहता है तो 25% से ज़्यादा वो जो है विड्रॉ नहीं कर पाएगा इस सिस्टम में. अच्छा, फॉर हायर एजुकेशन, हाँ इसमें है पर्पस फॉर विच विड्रॉल्स आर परमिटेड. इसमें किस किस कंडीशन में ये जो है विड्रॉल की परमिशन मिल सकती है. जैसे फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज हर चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग ए लीगल अडॉप्टेड चाइल्ड, फॉर द मैरिज ऑफ हिज और चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग ए लीगल अडॉप्टेड चाइल्ड, फॉर द परचेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस और फ्लैट इन हिज own name or joint name with his legal wedded. In case subscriber already owns either individual or in the joint name residence house other than ancestral property, withdrawal these regulations shall be permitted. Next, इसमें जो पर्पस फॉर विथ विड्रॉल आर परमिटेड, ये जो है जो ट्रीटमेंट के लिए ये निम्नलिखित जो है इसके लिए जैसे कैंसर है, किडनी फेल्योर है, प्रिलिमिनरी आर्टियल हाइपरटेंशन है, मल्टीपल सीजर्स है, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट है, ऑरोटा ग्राफ्ट सर्जरी है, हार्ट वाल्व सर्जरी है. इन केसेस में हम विड्रॉ कर सकते हैं. जैसे स्ट्रोक है, माइक्रोडियल इन्फ्रैक्शन है, कोमा में जाता है, टोटल ब्लाइंडनेस है, पैरालिसिस है, एक्सीडेंट ऑफ सीरियस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग नेचर है, any other critical illness of a life-threatening nature as stipulated in the circulars, guidelines and notifications issued by the authority from the time to time. आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी ये है द सब्सक्राइबर शैल हैव बीन ए नेशनल पेंशन सिस्टम एट लीस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ लास्ट 10 years. इसमें सब्सक्राइबर के 10 साल का सर्विस होना चाहिए फॉर द डेट ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग से 10 साल की सेवाएं होनी चाहिए तब ये एलिजिबल होता है. फ्रीक्वेंसी, द सब्सक्राइबर शैल बी अलाउड टू विड्रॉ ओनली ए मैक्सिमम ऑफ 3 times ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर. एंटायर टेन्योर सर्विस में ये जो है मैक्सिमम 3 टाइम जो है ये जो है विड्रॉ कर सकते हैं. नेशनल पेंशन सिस्टम नॉट लेस दैन ए पीरियड ऑफ 5 years शैल हैव elapsed from the last date of each of such withdrawals. The mandatory requirement of 5 years having elapsed between 2 withdrawals shall not apply in case of treatment for specified illness or in case of withdrawal arising out of exit from national pension system due to the death of the subscriber. Okay. At present, the tax treatment for contribution made in Tier 1 account is EET, exempt taxed. That is, the amount contributed is entitled for a deduction for gross total income up to 1.5 lakh along with the other prescribed investment as per section 80C as per the provisions of the income tax 1961 as amended from time to time. The appreciation accrued on the contribution and the amount used by the subscriber to buy the annuity are not taxable
only the amount withdrawn by the subscriber after the age of 60 from 2016 in excess of 40% of the total crops accumulated in taxable. Next. As per the proposed direct tax code, the tax treatment for contribution in Tier 1 account will be exempted. In the addition to the existing benefit, the amount withdrawn by the subscriber after the age of 60 will be exempted from tax like PPF. Additional tax benefits of 50,000 per year for investment is NPS under section 80 CCD 1B. Next. Additional relief on debt disability of a government servant covered by the defined contributive pension, और ये प्रोविजनल बेसिस का जो जैसे मैंने बताया था उसी प्रकार से इसमें दिया है, थोड़ा चल कर दिया। एज पर दिए जो OM है ये ना 1/1/2004 से जो इन्होंने इसको दिया है कि सर्विस में यदि ये इनका डेथ होता है तो फैमिली पेंशन ऑन प्रोविजनल बेसिस किया गया है थोड़ा। हाँ, जैसे इनवैलिडेशन होता है तो 1972 में मिलेगा, और ये जो ग्रेजुटी मिलेगी। नेक्स्ट, उसके बाद जो फैमिली पेंशन इनको मिलेगा सिविल सर्विसेज 72 के तहत, डेथ ग्रेजुटी मिलेगी। चल आगे, डिसेबिलिटी पेंशन जो है जो EOP रूल में इनको मिलेगी 1939 में, और रिटायरमेंट ग्रेजुटी रूल 72 में मिलेगा। इसी प्रकार से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन जो है इनको जो एक्टिव ड्यूटी में यदि डेथ होती है तो इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन मिलेगा, और पेंशन लिबरेटेड पेंशन अवार्ड मिलेगा, डेथ ग्रेजुटी मिलेगी। हाँ, ये सब जो है ये प्रोविजनल बेसिस पे है, और इनका जो है जो हाई लेवल कमेटी इनका गठित होने के बाद इसका निर्णय होगा। वो निर्णय जो ये अमाउंट जो है जो इनको पेड किया जाएगा, तो ये अमाउंट जो है बाद में इनके इकट्ठा किया गया अमाउंट से समायोजित किया जाएगा। थैंक यू, आज का इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज की इस विषय संपूर्ण जानकारी साहब ने बड़ी ही विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में आप तक पहुंचाई है। आप दर्शकों की तरफ से साहब को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि जिन लोगों ने इस चर्चा को सुना है, खास करके अपने निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, Tier 1 और Tier 2 के, उनको बारे में बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप अपने सोच को सकारात्मक रखें, सीनियर अधिकारी द्वारा दिए हुए काम को निश्चित समय में पूरा करने की कोशिश करें। आप खुश रहें, आप अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने साथियों का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में अंत में आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।